हेलो दोस्तों, नमस्कार। अवध तथागत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके साथ एडवोकेट अमित कुमार शर्मा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हाल ही में अब एलएलबी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हमने देखा है कि पिछले साल भी और इससे पिछले साल में कंटिन्यू ये क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो इसलिए आज हमने लैंड लॉ इंक्लूडिंग सेलिंग एंड अदर लोकल लैंग्वेज से जो है हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस उठाए हैं, जो कि आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे जमींदारी प्रथा से आप क्या समझते हैं। जमींदारी प्रथा से तात्पर्य एक ऐसी प्रथा से है जिसमें राज्य की समस्त भूमियां कुछ विशिष्ट प्रभावित व्यक्तियों के पास ही सिमटकर रह गई। छोटे और मझोले काश्तकार भूमि विहीन थे, जिसके कारण उनका शोषण एवं उत्पीड़न चरम पर था। जी हाँ दोस्तों, जमींदारी और अंग्रेजी राज की देन है। भारतीय परंपरागत सिद्धांतों और विचारों के विरोध में यह प्रथा रही है। देश के विद्वानों एवं नेताओं ने सदैव इसकी आलोचना की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब किसानों में जागृति आई, तो उन्होंने जमींदारी प्रथा को दमन, अक्षमता एवं भ्रष्टाचार के अस्त्र के रूप में देखा। यह असंतोष है दोस्तों कि किसान आंदोलन का मुख्य कारण था। किसान आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही 1921 ईस्वी में अवध रेंट अधिनियम तथा 1926 में आगरा काश्तकारी अधिनियम पास हुआ, किंतु किसानों के कष्टों के का निवारण ये अधिनियम ना कर सके। यह अनुभव किया गया कि जमींदारी वर्ग की समाप्ति के बिना कृषक वर्ग के लोगों को परिस्थिति में महत्वपूर्ण सुधार करना असंभव है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में राज्य में जमींदारी उन्मूलन का सिद्धांत स्वीकार किया। 1937 ईस्वी में जब प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बना, तो इसने भूमि सुधार कार्य अपने हाथ में लिया और यूपी काश्तकारी अधिनियम 1939 पारित करके किसानों की दशा को सुधारने का प्रयत्न किया गया। जी हाँ दोस्तों, दूसरा देखते हैं उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम। किसी अधिनियम के उद्देश्य का पता उसकी प्रस्तावना से, उद्देश्यों और कारणों के विवरण से और पूरे अधिनियम को एक साथ पढ़ने से चलता है। इस अधिनियम की प्रस्तावना इस प्रकार है दोस्तों। चूँकि उत्तर प्रदेश में अगर कृषक की बात की जाए, तो कृषक और राज्य के बीच मध्यवर्तियों के अस्तित्व से युक्त जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने, उक्त मध्यवर्तियों का अधिकार, आगम और हित को अर्जित करने तथा उक्त उन्मूलन एवं अर्जन के फलस्वरूप भौमिक अधिकार संबंधी विधि में सुधार करने एवं उससे संबंधित अन्य बातों को व्यवस्था करने के लिए प्रावधान करना इष्टकार है। इसलिए निम्नलिखित बातों से अधिनियम की जाती है दोस्तों। उपर्युक्त प्रस्तावना से हम इस अधिनियम के निम्नलिखित उद्देश्य पाते हैं। कृषकों और राज्यों के बीच मौजूद जमींदारों को हटाकर जमींदारी प्रथा का अंत करना, जमींदारों के उन्मूलन, आगम और हित का राज्य द्वारा, सरकार द्वारा अर्जित किया जाना, जमींदारी उन्मूलन के फलस्वरूप भौमिक अधिकारों से संबंधित कानून में सुधार लाना। जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसकी निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी है दोस्तों। और अगर हम वीडियो देखेंगे तो बहुत सारा ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए दोस्तों आस्थान है, मध्यवर्ती है, ग्राम सभा है, सीरदार, पैनल के वकील हैं, ये सब जो है दोस्तों जो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार के अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, आस्थान की अगर हम बात करें, आस्थान का अर्थ भौमिक संपत्ति, जमींदारी संपदा या जागीर है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3(8) में दी गई है। परिभाषा के अनुसार आस्थान से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है और सदैव से माना जाएगा जो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की 1901 की धारा 32 जैसे कि वह इस अधिनियम के लागू होने से पहले थी कि खंड का अगर खा, गा या घा में वर्णित किसी रजिस्टर्ड के अथवा खंड इंडिया में वर्णित रजिस्टर्ड के संबंध में उल्लिखित प्रतिबंध के अधीन रहते हुए उक्त अधिनियम की धारा 33 के अधीन रखे गए। किसी रजिस्टर के अथवा उसी प्रकार के अन्य रजिस्टर के जो किसी भी समय प्रचलित अधिकार अभिलेखों के तैयार करने व बनाए रखने की संबंधित किसी भी अन्य अधिनियम या आदेशों में वर्णित है अथवा उसके अधीन तैयार किए गए या रखे गए हो, किसी एक इंद्राज के अंतर्गत हो और उसमें किसी आस्थान के भाग अथवा उसके अंश भी शामिल हैं, परंतु यह कि इस परिभाषा में किसी बात के होते हुए भी 7वीं अनुसूची में उल्लिखित मिर्जापुर जिले अब ये नए जिला सोनभद्र में आते हैं। अगर हम दोस्तों मध्यवर्ती की बात करें, तो मध्यवर्ती शब्द का प्रयोग जमींदारी, तल्लुकेदार, जागीरदार और राजा आदि के लिए किया जा गया है। ये व्यक्ति कृषक और राज्य के बीच बिचौलियों
के रूप में कृषकों के से लगान वसूल करते थे। जी हाँ दोस्तों, पहले के समय में जो होता था लगान वसूल किया जाता था और उसका कुछ भाग मालगुजारी के रूप में सरकार को दिया करते थे। इस प्रकार से ये व्यक्ति केवल लगान संग्रह करते थे और खेती बाड़ी न करते हुए भी भूमि के स्वामित्व होते थे। अधिनियम की धारा 3(12) के अनुसार भू संपत्ति के संदर्भ में मध्यवर्ती का अर्थ है भूस्वामी, उपभूस्वामी, मातहत स्वामी, अवध का अस्थायी पट्टेदार, अस्थायी जोतदार तथा इन पांचों में से किसी की जमींदारी संपत्ति का ठेकेदार उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 4(15)(1) में दिया गया है। अगर हम दोस्तों मध्य ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा का तात्पर्य किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम के निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से गठित और उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित किसी निकाय से है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 3 से इस प्रकार वर्णित है। राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम के लिए या ग्रामों के समूह के लिए एक ग्राम सभा ऐसे नाम से जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए स्थापित करे की भी प्रतिबंध यह है कि ग्राम सभा ग्रामों के समूह के लिए स्थापित किया जाए। कहाँ सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम का नाम ग्राम सभा के नाम के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा। ग्राम सभा का नाम बदलकर ग्राम सभा कर दिया गया। ग्राम सभा के लिए न्यूनतम जनसंख्या को 250 से बढ़ाकर 1000 कर दिया गया और 1000 से कम आबादी वाली ग्राम सभाओं को 2 या 2 से अधिक को मिलाकर ग्राम सभा का सीमांकन और स्थापन किया गया। जी हाँ दोस्तों, अगर हम सीरदार की बात करें तो सीरदार उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में दूसरा मुख्य जोतदार बनाया गया। भूमि में उसका स्वायत्त तो अस्थायी एवं वंशानुगामी था। जमींदारी विनाश पर निम्नलिखित व्यक्ति सीरदार हो गए हैं। अवध का विशेष शर्तों वाला काश्तकार, गत स्वामित्व काश्तकार, रियायती लगान वाला अनुग्रही, दखीलकार काश्तकार और मरूसी काश्तकार, पट्टा दवामी या पट्टा इस्तमरारी का पर धारण करने वाला सीर काश्तकार, चाय बागान का गैर दाखिलकार काश्तकार, यूपी काश्तकारी अधिनियम 1939 की धारा 47(4) में वर्णित सिकमी काश्तकार। जी हाँ दोस्तों, अगर हम पैनल के वकील की बात करें तो पैनल के वकील भूमि प्रबंधन समिति के कर्तव्यों में से एक कर्तव्य यह भी है कि गांव सभा की ओर से मुकदमा दायर करे और गांव सभा के विरुद्ध दायर किए गए मुकदमे में गांव सभा की ओर से बचाव संबंधी पैरवी करे। इस कार्य के लिए अधिनियम की धारा 122 का तथा 127 खा और अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली के नियम 114 के अनुसार निम्नलिखित पैनल वकील नियुक्त किए गए हैं। तहसीलदार या चकबंदी अधिकारी के न्यायालय के सामने राजस्व मुकदमों से के संबंध में प्रत्येक तहसील के लिए एक तहसील पैनल वकील राजस्व। दोस्तों ऐसे बहुत ही हैं, ऐसे ही निम्न रूप में से दिए गए हैं। ग्राम कोष है, लेखपाल है, दाखिल खारिज है, खसरा और खतौनी है। इन सब में निम्न बातें हैं दोस्तों। और इसी के साथ हम भूमि प्रबंधक समिति का गठन के संबंध में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश ग्राम्यावकाश शासन विधि संशोधन अधिनियम 1972 के लागू होने के पूर्व भूमि प्रबंधक समिति के सदस्यों का चुनाव तत्कालीन ग्राम पंचायत के सदस्यों में से ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जो व्यक्ति भूमि प्रबंधक समिति में चुन लिए जाते थे वे ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं रह जाते थे, किंतु 1972 ईस्वी के इस संशोधन अधिनियम ने भूमि प्रबंधक समिति के सदस्यों का शर्तें अलग चुनाव बंद करा दिया है और उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 28 को परिवर्तित कर यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधक समिति की भी होगी और इस रूप में वह उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 117 तथा उक्त अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन ग्राम पंचायत के या उसमें निहित अथवा उसके द्वारा धृत सभी संपत्ति के रखरखाव, संरक्षण तथा पर्यवेक्षण संबंधी कर्तव्यों का पालन करेगी। जी हाँ दोस्तों, नई भूमि जोत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम में वर्णित विभिन्न वर्गों के जोतदारों का वर्णन कीजिए। और दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। एक, भूमिधर के अधिकार हस्तांतरणीय है, क्या भूमिधर के हस्तांतरण के अधिकारों पर कोई प्रतिबंध है, यदि हाँ तो उनकी विवेचना कीजिए। और दोस्तों है, बेदखली क्या है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत अतिक्रमणी बेदखली की क्या प्रक्रिया है।
और परित्याग एवं समर्पण संबंधी नियम है। और समर्पण से आप क्या समझते हैं? आबादी स्थल के प्रयोजन के लिए। ये सब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। आने वाली परीक्षाओं में अभी हाल ही में परीक्षा चल रही है तो लगातार ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 के अंतर्गत राजस्व परिषद। और दोस्तों लेखपाल किसे कहते हैं? दाखिल खारिज से आप क्या समझते हैं? सीमा चिन्ह किसे कहते हैं? राजस्व और अभी हमने बता ही दिया। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ, निर्देशन, पुनरीक्षण। दोस्तों ये कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।